नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में गिरे 11 साल के बच्चे को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले करीब 42 घंटों से ज्यादा से चल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि बोरवेल में गिरा राहुल अब खुद बाल्टी से पानी भरने में मदद कर रहा। दरअसल बोरवेल की दीवारों से थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा और बच्चा ऊपर से भेजे गए बर्तन में पानी को भरने में मदद कर रहा। गुजरात की रोबोटिक्स टीम भी मौके पर पहुंच गई है और बचाव कार्य में जुट गई है। बोरवेल में गिरे राहुल को बचाने की जद्दोजहद पिछले करीब 48 घंटे से जारी है। 11 साल का बच्चा करीब 80 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। कैमरे के जरिए राहुल की हलचल देखी जा रही और उस तक ऑक्सीजन समेत खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बोरवेल में गिरे बच्चे की जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जल्द ही बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सुनिए। पिता से और कलेक्टर एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से अभी मैंने बात की और अभी तक बच्चा सकुशल है। लेकिन जो खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता और घर के ही जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया। वो भी शाम तक के पहुँच जाएंगे। कटक से भी टीम आई हुई है। तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है। कलेक्टर एसपी अभी नहीं है और एक एक जान की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसे बचाने की भरपूर कोशिश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी है। हम सब लोग उनके साथ जाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही और तमाम मुद्दों पर क्या कहा छत्तीसगढ़ के सीएम ने, वो आपको सुनाएंगे। आज जा रहा हूँ। कल राहुल जी की ईडी में पेशी है और AICC से हम लोग सब जाएंगे। ये ऐसा मसला है जो केंद्र सरकार विपक्षियों को ईडी, IT, CBI इन सब पे सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। नेशनल हेराल्ड को राशि दी गई थी। कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं। नेहरू जी ने स्थापित किया। सरदार पटेल, पंत जी, आचार्य जी, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात हो गई और इसमें ईडी का क्या काम। लेकिन ज़बरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। यदि किसी को जाति प्रमाण पत्र न मिले, वहीं उप तहसील है, वहीं पटवारी है, वहीं नायब तहसीलदार है और वहीं स्थानीय आदमी को भी यदि जाति प्रमाण पत्र न मिले तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, धान के टोकन के मामले में, टोकन देने के मामले में भी पैसा लेने की जानकारी मिली और इस सत्य पाया गया। जो प्रारंभिक जो कलेक्टर ने जो जांच की उसमें सत्य पाया गया, तो उसमें वहाँ के जो कर्मचारी हैं उसको भी, उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कितना बजाना है बजा ले, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। सांच वाँच क्या। दूसरी बात यह है कि आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार से हथकंडा अपनाएंगे। आप IAS अधिकारी रहे हैं, IPS के एग्ज़ाम दिए हैं, कलेक्टर रहे हैं और उसके बाद यह हथकंडा कि कोयला चोरी हो, पुराने 2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि 2022 का है। तो सीधा सीधा ये तो अपराध की
श्रेणी में आता है, और यदि सामान्य नागरिक होता तो पर भी कार्रवाई होती, और चूंकि वो और जिम्मेदार हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, तो उसका तो अपराध और बड़ा होता है कि आप जानबूझ के प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं। तो जो गलत साबित हुआ तो FIR दर्ज होगा ही, उनको तो उनके खिलाफ तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो और पढ़े लिखे भी हैं, जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं। तो ऐसे लोगों जो कानून के जानकार हैं, ऐसे खिलाफ तो और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप भी और उसको बचाने के लिए रमन सिंह लगे हुए हैं। ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है, और पहले हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, और अब अंग्रेज़ों के नीति पे चलने वाले, जो फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले, उसके खिलाफ लड़ाई है, और ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। देखिए, मेरा 20 विधानसभा कंप्लीट हो गया, सरगुजा 8 विधानसभा, बस्तर से 12 विधानसभा, सभी जगह हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पे हैं, ज़मीनी स्तर पर, चाहे वो भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना का हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे धान खरीदे हो, चाहे यूनिवर्सल PDS सिस्टम की बात हो, चाहे लघु संग्राहकों को जो चुनाव घोषणा पत्र है उससे हम कभी पीछे नहीं हट रहे हैं, और लगातार उसकी पूर्ति हम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय मिलते जा रहा है, जैसे जैसे हमारे पास धन उपलब्ध होते जा रहा है, सारे काम हम लोग कर रहे हैं। बीच में कोरोना काल आया, 2 साल सारे अर्थव्यवस्था पूरे देश का, पूरे विश्व का ध्वस्त हो गया था। ऐसे समय में भी जहां कर्मचारियों को वेतन देने की बात है, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि देने की बात है, वो सब कुछ हमने लागू किया। जनप्रतिनिधियों के न वेतन में कटौती की, न ही उसके क्षेत्र विकास निधि में कटौती की, जबकि भारत सरकार ने दोनों कटौती की। अन्य राज्य शासकीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की, छत्तीसगढ़ में हमने होने नहीं दिया, और लगातार विकास के कार्य हमारे संचालित हैं। चाहे सड़क बनाने की बात हो, पुल पुलिया बनाने की बात हो, जो स्कूल बंद थे उसको फिर से शुरू किए, हॉस्पिटल जो थे उसे और मजबूत बनाने का काम किया। तो लगातार जन सेवा के काम में सीमित संसाधन, केंद्र सरकार के अड़ियल रवैया के बाद, लगातार अड़ंगा लगाने के बाद, राशि नहीं देने के बाद, जो हमारा हक का है, उसके बावजूद भी हम लगातार जनता के हित में लगातार फैसले लेते जा रहे हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छेड़खानी के प्रयासों का विरोध करने पर कुछ लोगों ने एक महिला के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके चेहरे पर 118 टांके लगाने पड़े। बता दें, घटना TT नगर इलाके की है। पुलिस ने रविवार को बताया कि महिला की एक आंख नहीं खुल पा रही, वह बोल नहीं पा रही। उसके चेहरे पर 118 टांके लगाए गए हैं। एक महिला के ऊपर मंचलों ने ब्लेड मार दी, लगभग 18 टाँके आए। क्या है पूरा मामला? 118 टाँके आए थे। 118 टाँके आए हैं, और क्या है पूरा मामला, और इसमें किसने बताया? इसमें जो 2 अज्ञात लोग थे जिनके खिलाफ मामला कायम किया गया था, 324 IPC की धारा के अंदर इसमें कायमी भी है। इसमें महिला उस समय अस्पताल में थी, तो एग्जैक्टली जो चोट था जब कायमी कर रहे थे उसका जानकारी नहीं लग पाई थी। इसमें अभी आगे विवेचना जारी है, और जो 2 मंचलों के बारे में आप लोग बोल रहे हैं उनका तस्दीक किया जा रहा है, उनको तत्काल मतलब जल्दी ही अरेस्ट किया जाएगा। सब महिला ने बताया है कि वो उसी के परिचित थे, और पहले कई बार उसके साथ इस तरह हरासमेंट करने का प्रयास किया। उसके बाद ये घटना, जब उसने मना करा, चाटा मारा, उसके बाद इस तरह का उन्होंने कृत्य किया। अभी ये विवेचना का पार्ट है, जैसे आगे कुछ खुलता है तो आपको बताएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिलाएं किस तरह असुरक्षित हैं, ये हाल ही में हुई एक घटना से सामने आ गया। दरअसल भोपाल के TT नगर इलाके में 9 जून को एक महिला ने मंचलों के छेड़छाड़ करने पर उनकी इस हरकत का जमकर विरोध किया। मंचलों को महिला का विरोध करना इतना नागवार गुजरा कि युवकों ने पीड़िता के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में महिला के चेहरे पर 118 टांके आए। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। मैं अपनी बहन सीमा सोलंकी से मिलने आया था। ये वो बहादुर बहन है जिसने गुंडों ने जब छेड़छाड़ की कोशिश की
तो उनको थप्पड़ मारा था। पहले वो भाग गए थे भीड़ देख के, और बाद में जब अपने पति के साथ सीमा जा रही थी तो ब्लेड उसको मारी। इस घटना से मेरा मन दुखी भी है, लेकिन उद्वेलित ज्यादा है। जिन अपराधियों ने ये पाप किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। उनको कठोरतम सजा दी जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज सवेरे ही मैंने बैठक बुला के साफ कह दिया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तार तो हो गए, कठोरतम कार्रवाई होगी, लेकिन मैं सीमा के साहस को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं कि उसने चुपचाप सहा नहीं, और किसी ने अगर आपत्तिजनक हरकत की तो हिम्मत के साथ मुकाबला किया। सीमा का संपूर्ण इलाज हम कराएंगे। अभी डॉक्टर आए हैं, देखेंगे प्लास्टिक सर्जरी और बाकी क्या हो सकता है उसकी व्यवस्था करेंगे। और सीमा के साहस के लिए उसको 1 लाख रुपए का मैंने पुरस्कार दिया है। अन्याय सहन नहीं करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसकी प्रेरणा। मैंने बेटे बेटियों के बारे में पूछा, वो पढ़ते हैं, अभी यहां से दूर पढ़ते हैं। तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि अहमदाबाद मतलब उस इलाके के बजाय आसपास ही उनका एडमिशन होगा। सीमा के पति पुताई का काम करते हैं। जिनने ये हरकत की है, ऑटो के लाइसेंस, अब जिंदगी भर ऑटो तो क्या कुछ भी नहीं चला पाएंगे वो, और बाकी कार्रवाइयां हो रही हैं। वो पता चला कि पिछले महीने कांग्रेस के बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जारी किए गए ईडी के समन के मुद्दे पर कांग्रेस रविवार को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। धन्यवाद के मिश्रा जी। आदरणीय साथियों, देश में प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पूछताछ के लिए जो बुलावा भेजा गया, समझ भेजे गए हैं, ये उसका स्पष्ट प्रमाण है। इसके तथ्य हमने आपके सामने अपने वक्तव्य में रखे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अनअकाउंटेड मनी को, उसको नंबर 2 को नंबर 1 में करना, काले धन को एक विधिवत रूप से उसको लीगल अकाउंट डालना। दूसरा, एक कंपनी से पैसा दूसरे कंपनी में डालना, दूसरे से तीसरे में डालना, चौथा डालना, ये इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मोदी जी की सरकार आते ही उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया और उस केस को 2015 में ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने
तथ्यहीन होने के नाते उसे बंद कर दिया। यंग इंडिया की एक समाचार उसकी मैगजीन चालू की गई, कंपनी शुरू की गई और उस कंपनी ने सारे शेयर्स जो थे उसका इक्विटी बढ़ा के शेयर्स लिए और शेयर्स लेने के बाद आज की परिस्थिति वही है। इसमें रेगुलरली कांग्रेस पार्टी को छुपाना होता तो वो अपने अकाउंट्स में बताती नहीं। ऑडिट हुआ और ऑडिट होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको स्वीकार किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्वीकार किया, कोई एफआईआर है नहीं। फिर भी सोनिया जी और राहुल जी पर राजनीतिक दबाव डालने का ये कुटिल प्रयास है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये वो परिवार है जिसने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका, जिस परिवार से दो दो लोगों ने देश के अखंडता एकता के लिए शहादत दी, वो ऐसे समन्स और ऐसे बुलावे से और झूठे प्रकरणों से क्या डरेगा? डरने वाले नहीं है। एक भी पैसा निजी तौर पर नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य ने आज तक ना तो एसोसिएट जर्नल पब्लिकेशन से लिया, ना यंग इंडिया से लिया, एक पैसा नहीं। उसके बावजूद भी इन्हें बदनाम किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और राहुल गांधी जी कल एआईसीसी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में जाएंगे और हम सब लोग जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं, वो एआईसीसी में कल 9:30 बजे हम लोग एकत्रित होंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुलदस्ता देकर स्वागत किया, जहां दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत चली। आपको बता दें कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। सूत्रों के मुताबिक चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रणनीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन संसदीय सीट से सांसद अनिल फिरोजिया इन दिनों सुर्खियों में हैं। फिरोजिया ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चुनौती स्वीकार करते हुए अपना वजन कम कर लिया। अब फिरोजिया ने दावा किया है कि उन्होंने अपना 15 किलो वजन घटा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके क्षेत्र के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मांग करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में आग्रह किया गया है फिट इंडिया। इंडिया स्वस्थ रहेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा 21वीं सदी में। और अभी माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी का भी उज्जैन आगमन हुआ था एनएचआई की सड़क के शिलान्यास में, और उन्होंने मंच से कहा था कि अगर सांसद जी आप अगर अपना वज़न कम करेंगे तो प्रति 1 किलो पे मैं आपको 1,000 करोड़ रुपए उज्जैन आलोर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दूंगा। तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में आत्मसात करा और अपना वज़न रिड्यूस करना मैंने प्रारंभ करा। और मैं बहुत अभिभूत हूँ कि स्वास्थ्य को लेके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान सतत मुझे प्रेरित करते रहे। परिणाम है कि आज मैंने 15 किलो वेट अभी लगभग 2.5 से 2 महीने के अंदर कम करा है, और मैं इसको और कम करके उज्जैन के विकास के लिए माननीय गडकरी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी वचन को पूरा करें। पर मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी ने, माननीय गडकरी जी ने हमको नेशनल हाईवे की 6,000 करोड़ रुपया दिया, जिससे हमारे नेशनल हाईवे बन रहे हैं। मेडिकल डिवाइस जो भारत में 4 है उसमें से एक माननीय मोदी जी ने उज्जैन में दिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी, वो भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने मेडिकल कॉलेज और काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। और महाकाल 1 प्रोजेक्ट, हमारे यहाँ विकास तो हो ही रहा है,
लेकिन मेरे अगर वज़न कम करने से उज्जैन में और विकास के लिए बजट आता है तो मैं इसके लिए कुछ भी कर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री युवा पेशेवर विकास कार्यक्रम के अनुसंधान सहयोगियों के संगोष्ठी में भाग लिया। भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में आयोजित मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिसर्च एसोसिएट्स के सेमिनार में AIGGPA के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही है कि जिन 3 योजनाओं पे आप लोग काम कर रहे हैं उन 3 योजनाओं की चर्चा हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करेंगे। LSK है, पोषण है और स्ट्रीट वेंडर, ये 3 योजनाएं हैं और इन 3 योजनाओं पे जिन वक्ताओं को हम लोगों ने चिन्हित किया है वो लोग अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा लक्ष्मी जी ने ऑलरेडी की है। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि किन डिस्ट्रिक्ट में बच्चे जाएंगे, वो क्या काम करेंगे, क्या उनकी जिम्मेदारी होगी, ये पूरा मुख्यमंत्री जी ने सामने एक रखा और उसी विजन को सामने AIGGPA के लोकेश शर्मा, लक्ष्मी जी, पूरी टीम ने मिलकर के एक स्वरूप दिया है। आप लोगों के जो ट्रेनिंग हुए हैं पिछले महीनों में और इस पूरे CM फेलोशिप में, उसके हमारे बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 उद्देश्य हैं। पहला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन योजनाओं को देखना जो हम। मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत बन गई। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि भिंड जिले सहित अन्य जिलों में सांसदों द्वारा सांसद निधि से निर्माण कार्य और टैंकर प्रदान करके चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र जारी है और जिला प्रशासन मूक बनकर ये सब तमाशा देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। न चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चरित्र बन गया है। भिंड जिले सहित अन्य जिलों में सांसदों द्वारा सांसद निधि से निर्माण कार्य और टैंकर प्रदत्त करके चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र जारी है और जिला प्रशासन मूक बनकर ये सब तमाशा देख रहा है। मैं निर्वाचन आयुक्त माननीय VP सिंह जी से अपील करता हूँ, इस तरह का अवैधानिक कृत्य को रोका जाए और आचार संहिता उल्लंघन करने वालों को। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में शेख अकबर के लिए अपने ऑटो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाना मुसीबत का कारण बन गया। उनके समाज के लोग ही उन्हें धमका रहे, जिससे परेशान होकर उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है। शेख अकबर इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए धनराशि मिली, तो वहीं स्वरोजगार योजना में ऑटो खरीदा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से मिले लाभ के बाद अपनी प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए शेख अकबर ने ऑटो के पीछे के हिस्से में एक पोस्टर लगाया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। कि माननीय मोदी जी जो है हमारे देश के राजा है और उनके कार्यकाल में मेरे को 2017 में PMRY प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत ऑटो रिक्शा मिली है अनुदान, और 2019 और 20 में आवास योजना में मेरा मकान आया हुआ है और मकान बना भी चुका हूँ, मैंने पूरा 2.5 लाख रुपए मिल भी चुका है। तो वो संबंध में मैंने माननीय मोदी जी का मेरी रिक्शा के ऊपर पोस्टर लगा के रखा था। तो शहर के बुरहानपुर ज़िले के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वो पोस्टर को देख के उनकी गलत भावनाएं बना के कभी मेरे को भाड़ा ले जाने के संबंध में मारते, गाली देते, कभी मेले के अंदर माँ से विवाद करते। सब्जी की माँ हमारी माता राम सब्जी की दुकान लगाती है, तो माता राम से भी सब्जी लेके पैसा ना देने के कारण वो चक्कर में विवाद करते कि तेरा लड़का जो है, तो आज एक हिंदू व्यक्ति जिनने गुजरात कांड के अंदर कई मुसलमानों को कत्लेआम किया, आज उसका फोटो लगा के बड़ा शान शौकत से घूमता, तो ना तेरे को शहर में ले।
महाकालेश्वर मंदिर में सुबह होने वाली भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती के लिए सीमित संख्या में अनुमति जारी होती है। सूचना के अभाव में सैकड़ों श्रद्धालु अनुमति नहीं ले पाते हैं। 2 दिन पहले हुई प्रबंध समिति की बैठक में मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर आशीष सिंह ने वर्ष 2016 में कुंभ के दौरान की गई चलायमान व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को भस्म आरती के दौरान दर्शन कराने के लिए व्यवस्था करने को कहा था। श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा सोमवार से शुरू हो जाएगी। अब सोमवार से श्रद्धालुओं को निःशुल्क भस्म आरती के दौरान दर्शन के लिए प्रवेश देने का क्रम शुरू हो जाएगा। तो सोमवार से सभी श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, पहले इसमें एक राशि देनी पड़ती थी, जिसके बाद महाकालेश्वर मंदिर में इस भस्म आरती को लोग देख पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सोमवार से निःशुल्क भस्म आरती के दर्शन होंगे। जहां पर महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की भस्म आरती की जाएगी, वहीं पर लोग निःशुल्क इसके दर्शन कर पाएंगे। ये सोमवार से सुविधा लागू की जाएगी। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।